हेलो एंड वेलकम टू पाथ आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है हुराज चक्रधारी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेड सी क्राइसिस के ऊपर। क्या ऐसा हो गया है रेड सी के ऊपर जिसके बारे में बहुत सी न्यूज़ आ रही हैं, बहुत से मीडिया आउटलेट इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। और कौन है ये हौती रिबल्स जिन्होंने आज कल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कमर्शियल शिप्स को टारगेट करना चालू कर दिया है। तो पूरे रेड सी क्राइसिस के ऊपर, हौती रिबल्स के ऊपर और इसका जो लिंक है इजराइल और हमास की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उससे कैसे जा रहा है, उसको भी हम एक तरीके से ट्रैक करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक्चुअल में रेड सी में हुआ क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा, जितने लोग ये न्यूज़ ट्रैक कर रहे होंगे, तो यमनी रेबल ग्रुप है हौतीज, इन्होंने क्या किया है, जो सदर्न रेड सी में जो एक नैरो सी स्ट्रिप है जिसको बोला जाता है बाब अल मंडेब, ये एक स्ट्रेट है जो रेड सी को अरेबियन सी से कनेक्ट करती है। ऑल्दो जो रेड सी है वो एक तरीके से गेटवे है मेडिटेरियन और अरेबियन और इंडियन ओशन को एक तरीके से कनेक्ट करने का वाया सुएज कैनाल। ठीक है, तो वहां पे देखा गया है कि जो ये हौती रिबल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव वे में जो कमर्शियल कार्गो शिप्स हैं उनको डैमेज पहुंचा रहे हैं। पहले तो इनका इंटेंशन यही था कि जो वॉर एक्सकेलेट हुई है बिटवीन इजराइल और हमास, उसके चक्कर में ये इजराइल से बदला लेने के लिए ये सब कर रहे थे। बट बाद में क्या हुआ, ये कमर्शियल जो शिप्स थे उनको भी अटैक करते हुए एक तरीके से जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। अब देखो, इसका बहुत ही ज़्यादा हैवी प्राइस इनको पे करना पड़ रहा है। जैसे यूएस लेड ग्रुप्स हैं वो अब एक्टिव हो चुके हैं। अब इन हौती रेबल्स का टारगेट जो है वो टारगेट करके उनको मिसाइल से टारगेट करके उनके जो ठिकाने हैं, उनके जो स्पेसेस हैं, उनको अटैक किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से देखेंगे कि क्या इस रेड सी में हो क्या रहा है, उसके पीछे की कहानी क्या है, उस पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मैं रेज करना चाहूंगा जिसके बिहाफ पे हम ये पूरे सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ये शिप्स को रेड सी में क्यों अटैक कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज, ये हौतीज है कौन, उनकी हिस्ट्री देख लेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे कि इनका लिंक क्यों है इजराइल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट से, और इस पूरे इवेंट से ये क्या ऑर्केस्ट्रेट करना चाह रहे हैं, मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक पे क्या बड़ी चोट पैदा कर सकते हैं ये लोग। और उसके बाद हम देख लेंगे भी कि ग्लोबल रिस्पांस किस तरीके से आ रहा है इन हौतीज के अगेंस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भाई सिग्निफिकेंट क्यों है ये रेड सी, इतना सिग्निफिकेंट कैसे हो गया। जैसे मैं पहले ही बोला कि रेड सी एक तरीके से एक फॉल्ट के कारण जो एरिया बना, उस पे जो वाटर बॉडी क्रिएट हुई थी, अगर हिस्टोरिकल जियोलॉजिकल हिस्ट्री के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो ये क्या कर रहा है भाई, अरेबियन पेनिनसुला और जो अफ्रीका का जो वेस्ट कोस्ट ईस्ट कोस्ट है उसके डाइवर्जेंस के कारण ये रेड सी क्रिएट हुआ था। ठीक है, इससे क्या हुआ, मेडिटेरियन और इंडियन ओशन को एक तरीके से पैसेज मिल गया। लेकिन बात हुई 1869 में स्वेज कैनल बना दिया गया, जिससे क्या हुआ, और ज्यादा तेजी से ये रूट डेवलप हुआ और मेडिटेरियन को एक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया अरेबियन सी और इंडियन ओशन से वाया रेड सी। ठीक है, तो देखो अब इस पर्टिकुलर में आप आसपास बहुत सारी कंट्रीज देख रहे होंगे, जैसे जिबूती है, इट्रिया है, इथियोपिया है, इजिप्ट है, सूडान है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया है और यमन। तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा वो सिर्फ सऊदी अरेबिया, यमन, ईरान और इजराइल, इस पे फोकस करते हुए हम आगे का डिस्कशन करेंगे। देखो रेड सी के बारे में बताऊं तो ये 2000 किलोमीटर एक लॉन्गेस्ट एक सी है जो ज्वाइन करती है मेडिटेरियन को इंडियन ओशन से। अब जब इसका कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ होगा तो उस समय क्या होता होगा, जैसे मैं एक मैप ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, जब ये रेड सी में स्वेज कैनाल नहीं बना होगा उस समय क्या था, रेड सी को क्रॉस करने के लिए और ट्रेड रूट्स को ओपन नहीं किया गया था। तो जो शिप्स होती थी मेडिटेरियन से, अगर उनको हमको अगर इंडियन ओशन जाना है या अरेबियन सी में जाना है, तो ऑल टुगेदर उनको ऐसे घूम के इस तरीके से एक रूट बना के जाना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे आपको पड़ेगा केप ऑफ गुड होप्स। तो रेड सी में ये स्वेज कैनल बनने से क्या हुआ, डायरेक्ट कनेक्शन मिला इंडियन ओशन से, आप अरेबियन में चले गए, फिर रेड सी में चले गए, और उसके बाद सीधा ये मेडिटेरियन में आपको एक डायरेक्ट एक्सेस मिलना चालू होगा।
इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि जो ट्रेड रूट्स है वो शॉर्टन हो जाएगा, ट्रेड रूट शॉर्टन हो गया तो जो फ्यूल कॉस्ट है वो बचेगी, टाइम बचेगा, और जो कमोडिटीज़ हैं वो बहुत ही सस्ते दामों में या कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट कर दिए जाएंगे। इसका सिग्निफिकेंस यही है कि ये इसने क्या किया, जो ग्लोबल सप्लाई चेन की जो बैकबोन थी वो उसको एक तरीके से एनहेंस किया और शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट पॉसिबल करवाया। अकॉर्डिंग टू अगर यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो स्वेज कैनल के कारण हर साल, मतलब अगर 2023 की फर्स्ट हाफ में ही हम देख लें तो अराउंड 9.2 मिलियन बैरल का पर डे का जो ऑयल फ्लो है वो बच गया था। मतलब इतना ज़्यादा हम वो सेव कर सकते थे अमाउंट में। और भी अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की माने तो ग्लोबल सप्लाई चेन में अगर देखें तो वर्ल्ड का 12% जो ट्रेड होता है, ग्लोबल ट्रेड होता है, वो स्वेज कैनल से होता है। तो इस तरीके से ये इतना सिग्निफिकेंट एक तरीके से रूट बन जाता है वाया स्वेज कैनल और रेड सी वाला। दूसरा चीज मैं यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगा कि भाई ये लोग अटैक क्यों कर रहे हैं, ठीक, अटैक क्यों कर रहे हैं शिप्स को, तो इसके पीछे प्योरली और प्योरली एक तरीके से पॉलिटिक्स है। क्या है? पॉलिटिक्स है। अब ये पॉलिटिक्स है गल्फ की पॉलिटिक्स। तो उसके लिए हमको थोड़ा सा जो इस्लाम का जो सेक्ट जो होता है, दो सेक्ट, जो मेजरली दो सेक्ट होते हैं, शिया और सुन्नी फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो देखो, इस्लाम के दो सेक्ट हैं, जनरली और भी सेक्ट हमको देखने को मिलते हैं, बट मेजरली दो सेक्ट हैं। और शिया फ्रैक्शन है उनको लीड करता है ईरान, और जो सुन्नी फ्रैक्शन है उनको लीड करता है सऊदी अरेबिया। ठीक है, तो देखो दिक्कत यहीं पे ही है कि ये जो फ्रैक्शन है वो अपने अपने पॉलिटिकल डोमिनेंस को बढ़ाना चाहते हैं गल्फ में। तो बात करते हैं भाई साल 2014 की। एक्चुअल में हुआ क्या, यमन में हो रहे थे इलेक्शन। अब वहां पे जो सुन्नी फ्रैक्शन है वो पावर में आ जाता है, लेकिन ये शिया फ्रैक्शन को नागवार गुजरेगा। तो यहीं से जन्म होता है ये नॉर्दर्न सेक्टर में हौतीज रेबल्स का। हौती एक फैमिली होती है जो पर्टिकुलर शिया की जायदी ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वो क्या करते हैं, नॉर्दर्न एरिया में डोमिनेट करके रख रहे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे पलटवार हुआ तो इनको शिया ग्रुप्स जो हौती रेबल्स हैं वो खड़े हो गए और उन्होंने गवर्नमेंट को रिजेक्ट कर दिया, और वहाँ पे वो कुछ एरिया को सीज करके वहाँ पे अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगे। अब इनको जो बैकिंग मिल रही होगी, कहाँ से मिल रही होगी, वो मिल रही होगी ईरान से, क्योंकि आइडियोलॉजी सेम है। तो ढकी छुपी बात ही नहीं है, ये कई मीडिया आउटलेट्स ने कवर किया है कि ईरान डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं हौती रेबल्स को। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा है। अब देखो, मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा, पहले हौतीस के बारे में जान लेते हैं। तो देखो, जो सिविल वॉर है यमन का वो करीब एक डेकेड से चल रहा है। 2014 से अगर मैं 2024 तक जाऊं तो अभी तक ये हौतीस रिबल पर्टिकुलर सना, उनकी जो कैपिटल है यमन की, उसको कब्जा करके रखे हुए हैं। और ये मोमेंट बहुत पुराना है। 1990s में क्या हुआ था, जो हौती फैमिली थी जो यमन के फार नॉर्दर्न एरिया में एक तरीके से रिलीजियस राइवल उनकी जो थी, जो सुन्नी फ्रैक्शन है उनसे अलग होके जो जैदी सेक्ट है शिया की, उनकी एक मूवमेंट बना ली है इन्होंने। और धीरे धीरे करके ये क्या करते गए, यमन में अपना रूल फैलाते गए। और बाय द हैंड अगर जब चुनाव हो रहा था वहाँ पे ये नॉर्दर्न हार्टलैंड में क्या कर लिए, कब्जा कर लिया, और जो उनकी कैपिटल है सना, उन पे आज भी इनका राज चलता है। ठीक है, तो जो सुन्नी कंट्रोल एरिया है उनको तो ये छुड़ा नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से गवर्नमेंट के बीच में और जो हौतीस रिबल के बीच में यमन में कंटिन्यूसली वॉर चल ही रहे हैं। अब उस वॉर का जो आज है वो ग्लोबल स्केल पे देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो सऊदी अरेबिया ग्रुप है जो गल्फ को लीड करते हैं, सुन्नी फ्रैक्शन को, उनको सपोर्ट मिलने लगा यूएस का और अदर गल्फ स्टेट का। लेकिन जो हौतीज हैं उनको सिर्फ ईरान का बैकिंग मिल रहा है। थोड़ी सी बात करते हैं मॉडर्न डे सिनेरियो की कि ये पर्टिकुलर हौतीज का जो लिंक है वो हमास और रिबल के इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट के साथ कैसे मैच कर गई। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि जो ईरान है वो एक शिया मेजॉरिटी कंट्री है और वो बिलीव करती है भाई हौतीस को बैक करती है। ठीक है, हौतीस को सपोर्ट करती है। अब इनका जो राइवल है जो सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है वो है सऊदी अरेबिया। अब जो सऊदी अरेबिया है, इनको जो वेस्टर्न अलाइज हैं जैसे यूएस है, फ्रांस है, तो ये क्या करते, यमन की जो सुन्नी लेड ग्रुप है, जो गवर्नमेंट अभी प्रेजेंट डे गवर्नमेंट है यमन की, उनको वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अब इनका लिंक हमास और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में कैसे आ गया भाई? तो देखो, हमास जो है, मैं पेंशन कर लेता हूँ, हमास जो है वो एक तरीके से एक आउटफिट है जिनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है हिजबुल्ला, और हिजबुल्ला को डायरेक्ट सपोर्ट आता है ईरान से। ईरान की बैकिंग से हिजबुल्ला अभी ऑपरेट कर रहा है पर्टिकुलर इस फिलिस्टाइन रीजन में। और हमास
जो है वो हिजबुल्लाह का एक तरीके से फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरीके के जो इवेंट्स है वो ऑर्केस्ट्रेट करता रहता है। ईरान अगर इनको सिंपैथी प्रोवाइड कर रहा है तो वो हौती रिबल्स को भी ये इधर सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में जो हौतीस हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इनडायरेक्टली हमास का। अब देखो डायरेक्ट तो वो मिलिट्री सपोर्ट दे नहीं सकते क्योंकि कहीं से सपोर्ट और आ रही है, तो वो क्या कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर जो रेड सी वाला एरिया है उसमें जो इजराइल के इंटरेस्ट वाले ग्रुप के जो शिप्स जा रहे हैं उनको वो टारगेटेड वे में अटैक करके जो सप्लाई चेन है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तरीके से फिलिस्तीन के प्रति उनकी सॉलिडारिटी बढ़ती जाएगी और ये मैनिफेस्टेशन दिखा के वो जो राइवल है रीजन के उनको एक तरीके से चेतावनी देना चाहते हैं कि भाई आप अकेला मत समझो, हम भी इधर इस वाले एरिया में पावरफुल हैं। तो बात समझ में आ गई किस तरीके से एक ट्रायंगल जुड़ गया कि हौतीस इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट में क्यों एंटर कर गए, क्योंकि उनका जो गंगा जो है वो एक ही जगह से बह रही है। बात करें तो स्टार्टिंग कैसे हुआ भाई, तो एक गैलेक्सी लैंडर नाम का शिप था। देखो ये इजरायली ओन्ड था भाई, इजरायली एक कंपनी थी, उनकी शिप थी और इसका जो ऑपरेशन का जो वो था, इनको ऑपरेट कौन कर रहा था भाई, जापान की एक शिपिंग कंपनी है वो इनको ऑपरेट कर रही थी। अब ये जा रहा था भाई मेडिटेरियन से क्रॉस करके, इनको जाना था वाया इंडियन ओशन जापान, ठीक। लेकिन क्या हुआ इन बिटवीन इनको इस पे हौतीस रिबल ने क्या किया, डायरेक्टली इसको एक तरीके से कब्जा कर लिया और जब इनके कब्जे में आए तो इन्होंने जितने भी क्रू मेंबर्स थे उन सबको हॉस्टेज बना लिया और एक तरीके से वीडियो बना के वर्ल्ड को शो किया कि हमारे पास क्या कैपेबिलिटी है। हम डायरेक्ट सीधे सीधे अगर देखोगे तो ऐसे बोट से आए और हेलीकॉप्टर से उतर गए और डायरेक्टली इस पर्टिकुलर गैलेक्सी लैंडर पे कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे देखा गया कि भाई इससे क्या हुआ, एक तरीके से डर का माहौल बन गया कि रेड सी एरिया में अगर इस तरीके से बड़े बड़े क्रूज शिप और बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स को अगर कब्जा करने लगे और उनको धमकाने लगे तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस होने लगा। तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो थोड़ी डिस्टर्ब हुई। क्यों, अब वो लोग रूट को वो सेफ रूट ढूंढने लगे, तो फिर से वो पुराना रूट जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका से होके केप ऑफ गुड होप से होके जाने वाला जो रीजन था उसको वो लोग ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे। इससे क्या हुआ, सडन स्पाइक होगी किसमें, फ्यूल की प्राइसेस में, और उससे जो टोटल जो ट्रेड होता है, जैसे सभी जानते हैं कि भाई 10 to 12% जो ग्लोबल ट्रेड है वो कहाँ से पास होती है, वो होती है स्वेज कैनाल से। अगर स्वेज कैनाल का जो ट्रेड रूट अगर कुछ उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, अगर वो सेफ नहीं होगा तो उससे क्या होगा, बाकी के अल्टरनेट्स रूट को टैकल किया जाएगा। लेकिन एक चीज सबसे बड़ी आपको सुननी होगी और समझनी होगी कि जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है वो बहुत ही ज्यादा इस अटैक से हैम्पर हुआ। क्यों, क्योंकि अचानक से जब रेड सी वाला रूट मतलब जो छोटा रूट है स्वेज कैनल के थ्रू जो पास होता है वो अगर हैम्पर होगा तो क्रूड के प्राइस क्या होंगे, सडनली स्पाइक कर जाएंगे क्योंकि लॉन्ग रूट लेके जाना पड़ेगा। और अगर क्रूड फ्यूल के प्राइस और लिक्विफाइड नेचुरल गैसेस के प्राइस अगर रेज होने चालू हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो वेसल का कॉस्ट होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा वो बढ़ जाएगा। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, कमोडिटीज के प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, आप समझो कि कोई चीज को आपको छोटे से रूट से लेके जाना है और उसको फिर घुमा के लेके जाना है तो बहुत ज़्यादा फ्यूल जलेगा। फ्यूल जलने से अल्टीमेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी और जो वो कमोडिटी को लेके जा रहा है उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से वर्ल्ड में अगर लार्जर पिक्चर में देखा जाए तो कंटेनर शिपिंग कंपनीज को बहुत ही महंगा पड़ने लगा ये डी रूटिंग। ठीक है, इससे क्या हुआ, अब वो सिक्योरिटी चाहेंगे इस पर्टिकुलर की रूट की। तो अगर स्वेज कैनल को अगर सिक्योर करना है, रेड सी वाले रूट को सिक्योर करना है तो भाई लोगों को आगे आना पड़ेगा। और यहीं पे चालू होता है भाई यूएस लेड मिलिट्री ग्रुप का रिस्पॉन्स अगेंस्ट दी हौतीस। तो उन्होंने डायरेक्टली बोला कि भाई हम लॉन्च कर रहे हैं ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन। इसमें क्या होगा, एक तरीके से यूएस लेड मिलिट्री अलायंस है जिसमें मल्टीनेशनल कोalition होगा और वो हौती लेड अटैक्स जो शिप पे हो रहे हैं ना रेड सी पे, उसको टैकल करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिए हैं। ठीक है, अब इस ग्रुप में कौन कौन है भाई, तो इसमें यूके है, बहरीन है, कनाडा है, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, नॉर्वे, सिशेल्स एंड स्पेन। इनकी जो नेवी है वो साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में अब रेड सी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी एक ऑपरेशन चला दिए हैं। इससे क्या होगा, जो हौतीज है अब उनके ठिकानों को ढूंढा जाएगा, जो चोक्स पॉइंट है उनकी सर्वेलेंस बढ़ा दी जाएगी एयरक्राफ्ट से, या जो ड्रोन से जो कैपेबिलिटीज है उनको सर्च किया जाएगा और एक तरीके से रूट को सिक्योर करने के लिए धीरे धीरे करके
सर्विलेंस बढ़ाते हुए एक सेफ और सिक्योर रूट बनाने के पीछे एक कदम चला जाएगा। लेकिन अभी फिर से आज दोपहर में ऐसे खबर आई कि भाई हौतीज रुक ही नहीं रहे हैं, अब वो मिसाइल से अटैक कर रहे हैं। पहले ड्रोन से कर रहे थे, डायरेक्ट फिजिकल वे में कर रहे हैं, अब वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जो शॉर्ट रेंज मिसाइल है उनसे अटैक कर रहे हैं। तो भाई एक कंसर्निंग न्यूज़ है, देखते हैं कि आगे क्या होता है ये रेड सी वाला इवेंट। अभी के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चल ही रही है। आगे जैसे जैसे डेवलपमेंट होते जाएंगे तो वहाँ पे हम और भी डिटेल्स को इकट्ठा करके अपने वीकली करंट अफेयर सीरीज में इसको बना देंगे। अभी के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अभी के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मेरा नाम है होराज चक्रधारी, साइनिंग ऑफ फ्रॉम नाउ। थैंक यू।